Hello everyone, welcome to अपना सपना JRF and welcome to daily one question practice series for part B for upcoming CSIR NET Life Science दिसंबर 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। दिया है द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कोलेरा टॉक्सिन इन कॉजिंग डायरिया इज बाय। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूनिट नंबर 4 यानी सेल सिग्नलिंग और सेल कम्युनिकेशन से, और उसके अंदर भी अगर बात करें तो ये क्वेश्चन आया है जीपीसीआर से। तो यहाँ पर पूछा है कि जो कोलेरा टॉक्सिन होता है वो कॉज करता है एक डिजीज जिसका नाम होता है डायरिया। अब ये कॉज कैसे करता है ये आपसे पूछा है, 4 ऑप्शन दिए हैं, कोई एक सही है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। सबसे पहले जानेंगे कोलेरा टॉक्सिन क्या होता है। तो जैसे कि नाम से ही इंडिकेशन है, ये एक टॉक्सिन है जिसको एक बैक्टीरिया रिलीज करता है हमारे सेल के अंदर। तो ये टॉक्सिन क्या करेगा, सेल के अंदर जैसे ही जाता है तो वहां पर जीपीसीआर चल रहा होता है, उस जीपीसीआर को आकर ये डिस्टर्ब कर देता है, जिस वजह से चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं और वहां पर डिजीज को हो जाती है डायरिया। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। तो ये जो कोलेरा टॉक्सिन है इसको हम कोलेरोजन भी बोलते हैं, और ये एक AB5 मल्टीमेरिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसको एक बैक्टीरिया सिक्रेट करता है जिसका नाम है विब्रियो कोलेरा। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मैसिव वाटरी डायरिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोलेरा इन्फेक्शन। तो यहाँ पर ये जो AB5 है इसका मतलब क्या है कि यहाँ एक तो होती है A सब यूनिट इस तरीके से और 5 होती हैं B सब यूनिट, तब जाकर ये एक टॉक्सिन बनता है। यहाँ पर 5 सब यूनिट होती हैं B की और एक होता है A। तो ये टॉक्सिन जो है रिलीज करता है बैक्टीरिया और ये कॉज करता है डायरिया। अब सबसे पहले जानेंगे कि जीपीसीआर जो पाथवे है इसको ये कैसे डिस्टर्ब करता है। तो उसके लिए जीपीसीआर का थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए मैकेनिज्म। वैसे जीपीसीआर पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं जीपीसीआर का कौन सा पाथवे ये टॉक्सिन इनहिबिट करता है या रोकता है या फिर डिस्टर्ब करता है। तो होता क्या है कि जीपीसीआर एक ऐसा रिसेप्टर है जो हमारे सेल की मेम्ब्रेन में लगा होता है, और उस रिसेप्टर से जुड़ा होता है एक प्रोटीन जिसका नाम है जी प्रोटीन, जिसके पास 3 सब यूनिट होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। और अल्फा से जुड़ता है एक और फैक्टर जिसको बोलते हैं जीडीपी। तो जैसे यहां पर आकर लिगेंड बाइंड करता है तो ये जो अल्फा से लगा है जीडीपी ये एक्टिव हो जाता है, जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है और अल्फा सब यूनिट को एक्टिव कर देता है। तो जैसे ही अल्फा एक्टिव होता है ये जाकर एक कॉम्प्लेक्स को, एक प्रोटीन को एक्टिव करता है जिसका नाम है एसी, मतलब एडेनाइलेट साइक्लेज। अब जैसे ये एक्टिव होता है तो ये एटीपी को कन्वर्ट कर देता है सीएएमपी में, और जैसे ही सीएएमपी बनता है ये आगे जाकर एक्टिवेट करता है एक एंजाइम को जिसका नाम है प्रोटीन काइनेज ए। अब ये जो प्रोटीन काइनेज ए है ये भी इनएक्टिव फॉर्म में है। इनएक्टिव फॉर्म में इसलिए है क्योंकि इसके पास 4 सब यूनिट होती हैं, 2 हैं कैटालिटिक और 2 होती है रेगुलेटरी। तो ये जो रेगुलेटरी यूनिट है जब तक ये यहाँ जुड़ी रहेंगी तब तक ये इनएक्टिव रहेगा, लेकिन जैसे ये सीएमपी बनता है तो ये सीएमपी इस रेगुलेटरी सब यूनिट पर बाइंड कर लेता है और ये सब यूनिट बाहर चली जाती है, मतलब हट जाती हैं यहाँ से। जैसे ये हटती हैं तो प्रोटीन काइनेज ए जो है ये एक्टिव हो गया है। एक्टिव होने के बाद ही जाता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में अपना काम करता है जिसके लिए भी ये बना है। तो ये है एक नॉर्मल जीपीसीआर जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस सेल के अंदर जहां पर ये जीपीसीआर नॉर्मली चल रहा है यहां आ जाए वो टॉक्सिन, कौन से वाला, कोलेरा टॉक्सिन, तो ये चीजों को गड़बड़ कर देगा। चलिए देखते हैं कैसे करेगा। तो ये जो कोलेरा टॉक्सिन है ये AB5 होता है, मतलब एक होती है A सब यूनिट, 5 होती है B सब यूनिट। लिगेंड क्या होता है, कोलेरा टॉक्सिन। इसका रिसेप्टर कौन है, इसका रिसेप्टर होता है गैंग्लियोसाइड जिसको GMI भी बोलते हैं, जो हमारे सेल की मेम्ब्रेन पर लगा होता है, और ये अफेक्ट करता है CFTR को। क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर को ये अफेक्ट करता है। कैसे करता है, अब देखिए ये है कोलेरा टॉक्सिन जो कि AB सब यूनिट के साथ में है। अब यहाँ पर लगे हैं गैंग्लियोसाइड के रिसेप्टर। अब ये बेसिकली इसके लिए नहीं होते हैं, ये और किसी काम के लिए है, लेकिन ये बैक्टीरिया का टॉक्सिन भी आकर यहाँ बाइंड कर लेता है। तो जैसे वो यहाँ आकर बाइंड करता है तो हमारे सेल को लगता है कि कोई काम का ही रिसेप्टर आकर बाइंड किया होगा या कोई काम का ही लिगेंड आकर बाइंड किया होगा, तो ये इसको अंदर लेके आ जाता है। अब जैसे ये इसको अंदर लेके आता है तो ये बनाता है एंडोजोम, फिर एंडोजोम से ये जाता है वेसिकल मीडिएट ट्रांसपोर्ट होता है उसका, या तो जा सकता है वो गोल्गी में या फिर वो डायरेक्ट भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। होता क्या है कि इस दौरान जब वो अंदर आता है तो डायरेक्टली वो काम नहीं कर सकता, वो पहले एंडोजोम में आता है, फिर इसका बनता है वेसिकल, फिर वो गोल्गी में जाकर भी ER में जा सकता है या फिर डायरेक्टली भी ER में जा सकता है। ठीक है, या तो वो यहाँ से गोल्गी में जाए फिर गोल्गी से ER में जाए, या फिर वो डायरेक्टली ER में भी जा सकता है। अब ER में जाना क्यों है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाना क्यों है,
क्योंकि यहीं पर आकर इसकी जो ए सब यूनिट है वो बी सब यूनिट से अलग हो जाती है। जो मेन रोल प्ले है वो ए का ही होता है, ए ही जाकर चीज़ों को डिस्टर्ब करता है, लेकिन जब तक ए बी के साथ में कनेक्ट है तो वो काम नहीं कर पाता है। तो ई आर में जैसे ही वो आता है तो उसकी जो ए सब यूनिट है वो बी से अलग कर दी जाती है, और जैसे ही ये ए सब यूनिट अलग होती हैं, एक्टिव होती हैं, तो ये जाकर अफेक्ट करती हैं जीपीसीआर को, जिस वजह से चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा हो जाती हैं और जो CFTR है ये हाईली एक्टिव हो जाता है और ये जो इसके अंदर का मटेरियल है उसको बाहर निकालना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जिस वजह से सेल के अंदर तो हो जाता है डिहाइड्रेशन, क्योंकि सेल के अंदर जो जितने भी आयंस थे, जितने भी मिनरल्स थे, वाटर था, वो सब बाहर निकलता रहता है CFTR के कारण। और बाहर क्या हो जाता है, बाहर जो फ्लूइड है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण होता है डायरिया। मतलब सेल के अंदर तो डिहाइड्रेशन और सेल के बाहर हाईली हाइड्रेशन हो जाता है, जिस वजह से ये डिजीज जो है कोज होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इस तरीके से ये चीजें जो मूव की हैं कैसे हुआ है। तो सबसे पहले जो जीपीसीआर है वो लिगेंड से बाइंड करता है। नॉर्मल जीपीसीआर की बात कर रही हूं, एक जीपीसीआर है जिस पर कि लिगेंड बाइंड करता है। लिगेंड की बाइंडिंग के कारण वो जो जी प्रोटीन है वो एक्टिव हो जाता है, जो कि अल्फा सब यूनिट से जुड़ा है। और वो कौन सी सब यूनिट है, वो जी प्रोटीन की जी सब यूनिट है, मतलब जी एस वाली है, तो उसका जो जी अल्फा का एस होगा वो एक्टिव हो जाएगा। तो मतलब जो जी प्रोटीन का अल्फा सब यूनिट है वो एस फॉर्म में है तो वो हो जाएगा एक्टिव। इसके बाद फिर वहां पर ये जो टॉक्सिन है उसकी जो A1 सब यूनिट है ये क्या करती है, ADP राइबोसाइलेशन कर देती है ऑन द आर्जिनिन ऑफ द GAS एंड ऑन इट परमानेंटली। मतलब ये जो अभी जी अल्फा एस एक्टिव हुआ था उस पर जाकर ये जो ए सब यूनिट है टॉक्सिन की, ये इस पर ADP राइबोसाइलेशन कर देती है, जिस वजह से ये परमानेंटली एक्टिव हो जाता है। अब अगर ये परमानेंटली एक्टिव है तो वहां पर जैसे जी एक्टिवेट होता है तो उसका जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है यानी कि AC जो है उसको ये परमानेंट एक्टिव करता रहेगा, और जैसे ही AC एक्टिव होगा तो ये फटाफट जो ATP है उसको कन्वर्ट करता रहेगा CAMP में, और जैसे ही CAMP एक्टिव होता है तो फिर आगे वो एक्टिव करता है प्रोटीन काइनेज ए को। अब प्रोटीन काइनेज ए जो है अब लगातार ये एक्टिव होता रहेगा तो वहाँ पर जो CFTR है वो भी हमेशा एक्टिव रहेगा। एक्टिव रहने से, CFTR के एक्टिव रहने से जो पानी है वहाँ पर जो आयंस है वो सेल से बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से सेल के अंदर हो जाता है डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो एक बार मैच कर लेते हैं कि कौन सा आंसर सही है। अभी हम देख के आए हैं कि ये जो टॉक्सिन होता है ये अफेक्ट करता है जी अल्फा एस सब यूनिट को, जिसके कारण जो AC है वो परमानेंटली ऑन रहता है, AC को ये परमानेंटली एक्टिव रखता है। ठीक है, तो देखते हैं, ये इनएक्टिवेट करता है GI प्रोटीन को, नहीं ये गलत हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस एक्टिवेशन होगा AC का, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर ये आ जाता है टॉक्सिन तो वहां पर कॉन्टिन्यूअस एक्टिवेशन हो जाता है AC का, ये बात बिल्कुल सही है। लॉकिंग करता है GS प्रोटीन को इन इनएक्टिव फेज, ये गलत है। वो इनएक्टिव में नहीं, एक्टिव फेज में उसको लॉक कर देता है, जिससे कि वो हमेशा एक्टिव रहता है। रैपिडली हाइड्रोलाइजिंग द GTP टू GDP, ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये समझ आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।